हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो चलो आज हम अपने चैप्टर को आगे की ओर लेके चलते हैं। पिछले लेक्चर में अपने यहाँ पे अपने लेक्चर को विराम दिया था। अब इसे हम आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवाश्मीय ईंधनों से ऊर्जा प्राप्त होने वाली के लाभ, हानियां, कमियां दोनों हैं। पहले हम लाभों की बातें करेंगे, ठीक है। तो पहले बात यह है कि जीवाश्म ईंधनों से, बट मैं एक बात ध्यान रखना, बट मैं इसको बताने नहीं जा रहा था। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि मैं ये आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। ये जो लाभ हानि है आप अपने आप से घर पे पढ़ लेना, बट इस लेक्चर में मैं बता देता हूँ। चलो देखिए, जीवाश्म ईंधनों से ऊर्जा का उत्पादन करना तकनीकी दृष्टि से आसान है, इसकी लागत भी कम होती है, ठीक है। जीवाश्म ईंधनों का कैलोरी मान भी बहुत अधिक होता है। जीवाश्म ईंधनों से एक ही क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा सकता है दोस्तों। जीवाश्म ईंधनों से जैसे कि तेल, गैस आदि का ऊर्जा संयंत्रों तथा पाइपलाइन के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है दोस्तों। जो विद्युत संयंत्र, पावर प्लांट होते हैं, गैसों का उपयोग करते हैं और बहुत दक्ष होते हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्रों का निर्माण प्रौद्योगिक की दृष्टि से अपेक्षाकृत सरल होता है और इनका निर्माण किसी क्षेत्र में भी किया जा सकता है दोस्तों। अगर हम जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से होने वाली कमियों या हानियों की बात करें तो हम पाएंगे कि जीवाश्म ईंधनों को ऊर्जा के स्रोतों के रूप में प्रयोग करने पर सबसे बड़ी हानि इसमें उत्पन्न क्या होता है, पोल्यूशन होता है दोस्तों। सबसे बड़ी हानि जो अपने पास आती है वो आता है प्रदूषण, ठीक है। वो सबसे बड़ी हानि जो होती है प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन की प्रक्रिया में बहुत ही मात्रा में विषैली गैसें, कोयले का उपयोग करने पर उड़न राख बनती है, जो कि पर्यावरण को क्या करती है, संदूषित करती है, ठीक है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जो कि सूर्य की किरणों को रोक लेती है। इन गैसों में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जो कि सूर्य की किरणों को रोक लेती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोयले के जलने पे क्या भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है, जो कि अम्लीय वर्षा का एक कारण बन सकती है दोस्तों। जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति सीमित है, इनकी बहुत ही जल्दी पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती। जिस दर से आज इनका उपयोग किया जा रहा है, इनके भंडारण जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और कोयला समेत अन्य जीवाश्म ईंधनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही बड़े भूभाग का विनाश होता है, जिससे उन भूभागों में पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न होता है दोस्तों। जीवाश्म ईंधनों जिनमें कोयला भी शामिल है, जो जमीन के अंदर से हमारे को प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत ही कठिन कार्य है और इसकी सबसे खतरनाक कामों में भी से इन्हें गिना जाता है। कई बार इससे खदानों में काम करने वाले लोगों की भी जान चली जाती है दोस्तों। प्राकृतिक गैसों का उपयोग करने पर वातावरण में अप्रिय सी गंध भी फैल जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आई होगी दोस्तों। तो मैं अब आपके और आगे की ओर चलता हूँ। ये नोट आप पढ़ना अपने से। औद्योगिक समुदाय के कल कारखानों, यातायात के साधनों व घरों को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इनमें से 80% से भी अधिक ऊर्जा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें के दहन से हमें प्राप्त होती है। इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। ये बात मैं भी अंडरलाइन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनका निर्माण पादप अवशेषों लाखों करोड़ों वर्षों ऊपर अंडरलाइन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये बातें हम पृथ्वी पर रहने वाले छोटे समुद्री जीवों की जमीन के दबने से हुआ है। इनके कच्चे तेल बनने वाले ईंधन जैसे पेट्रोलियम, डीजल और जेट प्लेन में भी उपयोग आने वाले ईंधन शामिल हैं। अपने पास कुछ तत्व हैं जैसे कि यूरेनियम है, रेडियम व यूरेनियम परमाणु विघटन के प्राकृतिक स्रोतों की तरह काम करते हैं। वास्तव में इन तत्वों के परमाणुओं का स्वतः विघटन होता रहता है, जैसे कि परमाणु के नाभिक का विखंडन होता है। आइए देखते हैं कि परमाणु से ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक के बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। यूरेनियम जैसे बारीक नाभिक
को दो हल्के नाभिकों में विघटित कर परमाणु के नाभिक में संचित ऊर्जा को क्या करता है, मुक्त करता है, रिलीफ करता है उस एनर्जी को। और एक परमाणु के नाभिक का लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिकों में विघटन व साथ में ऊर्जा के निमुक्त होने की प्रक्रिया को कहते हैं ना। प्रत्येक विखंडन में कुछ द्रव्यमान की क्षति होती है और बदलने में बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त होती है, जो कि E बराबर mc² सूत्र पर आधारित होती है। किस पे होती है, जो मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको, आप इस बात को उतार लेना, ठीक है। यहां तक ठीक है। जब मुक्त एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक के सही गति से टकराता है तो वह नाभिक द्वारा अवशोषित हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, आप इस भी नोट को भी घर पे अपने से पढ़ना, अच्छे से समझना, और इस पूरे चैप्टर को भी घर पे अच्छे से ठंडे दिमाग से पढ़ना। और जो मैंने बातें अंडरलाइन की है उससे दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से, ठीक है। ये लेक्चर बनाने का मेरा पर्पस था कि सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करूं। एग्जाम का समय कम है, लॉकडाउन के दौरान ये एग्जाम आपके दोस्तों आगे की ओर हुए हैं और इनकी डेट कुछ दिनों में आ जाएगी। जब इनकी डेट आ जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आप ये मोस्ट बातें पढ़ो और इस चैप्टर में जो मैंने बातें बताई है उसमें क्वेश्चन उम्मीद करता हूं जरूर आएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस प्रक्रिया में यूरेनियम 235 का नाभिकीय बहुत ही अस्थायी हो जाता है और दो छोटे छोटे परमाणु के नाभिक में विघटित हो जाता है। साथ ही ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसी प्रक्रिया में न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं जो कि अन्य यूरेनियम के परमाणु को विघटित करते हैं। यह प्रक्रिया तेजी से चलती रहती है जिसे श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसी पूरी प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग पानी को उबालकर वाष्प बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बनने वाली भाप से टरबाइन चलाए जाते हैं और उनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। विखंडन की अभिक्रिया बहुत ही नियंत्रण परिस्थितियों में नाभिक रिएक्टरों से संपन्न की जाती है, अन्यथा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का परिणाम बम के विस्फोट के रूप में भी होगा। दोस्तों, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अभिक्रिया में निमुक्त कुछ न्यूट्रॉन्स बोरॉन और कैडमियम की छड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और हमारे देश में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय रिएक्टर तारापुर और कल्पकम, कोटा और नरोरा में कार्यरत हैं, ठीक है ना। नाभिकीय रिएक्टर इस बात को मैं अंडरलाइन कर देता हूं दोस्तों। दोस्तों, ये जो नोटपैड दिखा हुआ है नीचे, इस नोट को आप अपने से पढ़ना। जितने भी इस चैप्टर के नोट है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अब नाभिकीय ऊर्जा अनविनीकरणीय है, बट क्यों? तो दोस्तों, इस लेक्चर को मैं यहीं पे विराम देता हूं। आगे की बातें अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बारे में जानें कि नाभिकीय ऊर्जा अनविनीकरणीय क्यों है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, घर में रहें सुरक्षित।